जी। आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान में, कर न सकी पहचान। सोरों में याद कर कर जो मारे हेत के बान में, कर न सकी पहचान। मेरे धनी ओ मेरी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान। सोई दर्द अब आइया, लगिया कलेजे घाय। अब ए अचरज होत है, अब ए अचरज होत है जो मुर्दे रहत अरवाहे, जो मुर्दे रहत अरवाहे। मेरे धनी हो मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान। सोरों में याद कर कर जो मारे हेत के बान में, कर न सकी पहचान। मेरे धनी हो मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान। जो साहिब मैं देखिया सो मिले हुए सुख चैन, तब लग आत्म रोवत, तब लग आत्म रोवत। सूखे लहू पानी ने, सूखे लहू पानी ने। मेरे धनी हो मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान में, कर न सकी पहचान। जो पट आड़े धाम के मैं ताए दयूं 4 बार, कोई विध करके उड़ाइए, कोई विध करके उड़ाइए। ए जो लाग्यो देह विकार, ए जो लाग्यो देह विकार। मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर न सकी पहचान में, कर न सकी पहचान। महमत के महबूब जी खेल देखया चाहया दिल, हाँसी करी भली भांत सो अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। मेरे धनी हो मेरे धनी, मेरे धनी धाम के दूल्हा में
करना सकी पहचान में, करना सकी पहचान। अब रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के बान में, कर न सकी जान में, कर न सकी पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद मीनू दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, फलना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का 7वां प्रकरण चल रहा है और 64 चौक खिलवत का बेबरा चल रहा है, जिसकी 15 चौपाई हो गई थी। अभी 16वीं चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। वर्णन चल रहा था 12 थंबों का कि थंब 12 भय इन विध, साम सामी एक एक यो 12 बने साम सामी तरफ चारों इन विवेक। जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है मूल मिलावे में, उसमें 4 मुख्य दरवाजों के थंब अलग अलग हैं, जिनके सामने 3-3 सीढ़ियां हैं, और ये जो 4 खाचे बन गए इनके बीच में 12 थंब अलग हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो है थंब बन जाते हैं 20-20 थंब, 20-20-40। एक बार पढ़ती हूँ। इस प्रकार इन थंबों को छोड़कर सभी चारों भागों में 12-12 थंब बचते हैं। ये सभी 12 थंब एक एक भाग में एक एक रंग के आमने सामने आए हैं। इस प्रकार चारों इन 48 थंबों की विचित्र ही शोभा आई है। कैसे? देखिए, 12 थंब आमने सामने कैसे पड़ेंगे? जैसे कि हम पूरब की तरफ से उत्तर की तरफ गिनती करेंगे और पूरब की तरफ से हम दक्षिण की तरफ गिनती करेंगे। तो जो इधर 5 और नीलवी के थंब छोड़ने के बाद जो थंब ऐसे आएंगे, जो थंब ऐसे आएंगे, बिल्कुल ऐसी ही गिनती हम पश्चिम की तरफ से उत्तर की तरफ करेंगे और पश्चिम की तरफ से हम दक्षिण की तरफ करेंगे। तो वो पीछे वाले जो नीलवी और 5 के थंब है उनको छोड़कर जब ऐसे ऐसे थंब आएंगे, तो इधर वाले थंब पूरब वाले जो उत्तर की तरफ जा रहे हैं और पश्चिम से जो उत्तर की तरफ थंब जा रहे हैं वो आमने सामने पड़ जाएंगे। क्योंकि इन 2 थंबों को छोड़ने के बाद हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, थमनूर के थंब, कंचन, अतिलाल, यहाँ तक आगे जो पड़ेगा फिरोजा और कपूरिया। फिर उसके बाद कौन से आ जाएंगे सुंदर साथ जी? उधर आएगा मानिक और पुखराज। इधर से जब गिनती करेंगे तो पुखराज और मानिक आ जाएगा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी 16-16 थंब हर खांचे में है। तो 64 थंब का ये चबूतरा है। इस तरह से गिनती करनी है सभी सुंदर साथ जी को, तभी ये थंब आमने सामने आ जाएंगे। तो यही बात इस चौपाई में कही जा रही है कि 12 जो थंब है वो आमने सामने ही पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरब से दक्षिण की तरफ गिनती करेंगे, पूरब से हम उत्तर की तरफ गिनती करेंगे, उधर उधर पश्चिम से हम उत्तर की तरफ करेंगे, पश्चिम से हम दक्षिण की तरफ करेंगे। तो सब थंब आमने सामने आ जाएंगे। ऐसी ही शोभा बनी हुई है। 16वीं चौपाई पढ़ रही हूँ। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, थमनूर के थम, कंचन, अतिलाल, फिरोजा और कपूरिया, या के 8 थंब
रंग दोए, गिन छोड़े दो द्वार से, बने हर रंग चार चार सोए। जो बात अभी कही है वही इन दो चौपाइयों में कही जा रही है कि पूरब या पश्चिम से यदि इन थंबों को देखा जाए तो उनका क्रम इस प्रकार होता है: हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, स्वर्ण, चांदी, लोहा और अत्यधिक लालिमा से युक्त कंचन के थंब हैं। इसी प्रकार इसके पश्चात फिरोजा और कपूरिया के थंब शोभा देते हैं। इन दो रंगों वाले कुल 8 थंब हैं, जो प्रत्येक खांचे में दो दो, एक फिरोजा एक कपूरिया के हिसाब से आए हैं। ये 12 थंब पूरब व पश्चिम के दरवाजों के पास से हीरे से शुरू होकर उत्तर व दक्षिण के दरवाजों के पास में फिरोजा और कपूरिया में खत्म होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक रंग के आमने सामने चार चार थंब आएंगे। तो सुंदर साथ जी, हम लोग को ये चौपाइयां याद ही है: हीरा, रसिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हिम, चांदी, थमनूर के थम, कंचन, अतिलान, फिरोजा और कपूरिया, याके आठ थम रोए, गिन छोड़े दो द्वार से, बने हर रंग चार चार सोए। तो ये जो दो चौपाइयां याद है, इससे किसी भी सुंदर साथ को आराम से जो है बीच के 12 थम गिन लेगा, उसको कोई भी तरह की कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि चौपाई में लगेगी इस तरह से थम कि आप आराम से गिन लेंगे। तो इस प्रकार से पूरब से उत्तर की तरफ, पूरब से दक्षिण की तरफ, ऐसे पश्चिम से उत्तर की तरफ और पश्चिम से दक्षिण की तरफ दरवाजे आप थंब गिनेंगे तो सब थंब आमने सामने आ जाएंगे। ये 16 थंब है सुंदर जी। जी 16 थंबों का विवरण: थंब चार चार एक रंग के, सो चारों तरफ साम सामी बने। ये 16 थंबों की हकीकत बताई है। एक एक रंग के चार चार थंब हैं जो आमने सामने शोभा देते हैं, और इस तरह से 34 स्तंभों की शोभा है। चारों तरफों चंद्रमा, 34 स्तंभों के बीच, जोत करे सब जवेरों, चेता तले दुलीच। 34 स्तंभों के बीच में चारों तरफ भरकर चंद्रमा लगा है, और उसी तरीके से चबूतरे पर भर गलीचा बिछा है, जहां पर हर थंबों की किरणें टकराती हैं आपस में। प्रणाम जी। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। माहे बिरिख बेली कई कटाव, कई फूल पात नक्स, देख ज्वेर जुगत चंद्रवा, जानो के अति सरस। अब कमर के बराबर जो चबूतरा है, कमर भर जो ऊंचा चबूतरा है, उसके बिल्कुल लेवल के बराबर ऊपर चंद्रवा आया है, और जो चंद्रवा है वो हरे रंग का है, और उसके बीच का बताया गया है कि उसके ऊपर बेलियां बनी हुई हैं, कटाव है, किनारों पे कटाव है, जो बेली है उनके पत्तों पर भी कटाव है, वृक्ष ऐसे पूरी बेली बनी है, ऊपर फूल हैं, पत्ते हैं, नक्शकारी हीरे और जवाहरातों से वो सारा ऐसे लगता है कि जैसे हीरे और जवाहरात ही उनमें जड़े हुए हैं। देख ज्वेर जुगत चंद्रवा, जानो के अति सरस। और चंद्रवा को देखकर ऐसे लगता है झालरें लटक रही हैं, तो इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। ये कहने के लिए कहना पड़ता है, इंद्रावती जी कहते हैं मुझे कहना पड़ता है कि वहां पर तो सारे ही आत्म स्वरूप है, चेतन है, तो बहुत ही सुंदर है। इन चौक बिछाई गिलम, तापर सिंहासन, चारों तरफों झलकट, जोत लहरी उठत किरण। और उसी लेवल के बराबर नीचे कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, और बीच में बिल्कुल उसके गोल चबूतरे के बिल्कुल बीच में राजी महाराज का सिंहासन है। और जो सिंहासन है वो इतना सुंदर है कि चारों तरफ उसकी सिंहासन की जो ज्योति है, लहरें हैं, उसके रंग तरंगे ऐसे फैल रही हैं चारों तरफ कि नूर ही नूर से सारा नूर मिलावा, ऐसे लगता है जैसे सिंहासन का ही नूर है चारों तरफ, क्योंकि जिधर नजर जाती है वही नूर अपना छोड़ता है, उसी का ही नूर रू देखने लग जाती है। बहुत सुंदर है सिंहासन भी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। झलकत सुंदर गिलम अति शोभित सिंहासन, यो जोत जिमी जेवरन की बीच युगल जोत रोशन।
मूल मिलावे के चबूतरे को भरकर सुंदर गिलम बिछी है तथा मध्य के सुंदर सिंहासन में जड़ित जगरातों की ज्योति अत्यंत सुंदर और साफ झलकत करती है। मध्य में स्थित सिंहासन पर युगल से रूप विराजमान है। लाल तकिए ऊपर शोभित भरे बराबर एक दो नरमों में अति नरम है परम भरे अति जोर। चबूतरे के चारों तरफ लगे कटेड़े से सटकर लाल रंग के तकिए कतार बहुत शोभा देते हैं। सभी तकिए अत्यंत नरम और नरम पश्मी से भरे हुए। प्रणाम। तो चबूतरे के ऊपर गिलम बिछी हुई है, चबूतरे के ऊपर छत पे चंद्रमा है, चारों तरफ कठेड़ा है और कठेड़ों से लगकर जो है पश्चिमी गिलम के जो है तकिए लगे हुए हैं, सब बराबर के लगे हुए चारों खांचों में, जिसपे जो है वो भी आत्मिक भाव वाले हैं, रूहें उनसे अपनी पीठ लगाकर बैठी हुई हैं। तो पूरा चबूतरा रूहों से भरा हुआ है। राजी महाराज मध्य में सिंहासन पर हैं और सारी सखियां उनके चरणों से लेकर कठेड़े और तकिए तक सखियां भर के बैठी हुई हैं। उनके बीच में बिल्कुल भी मार्ग नहीं है आने जाने का। जी। जेता एक कठेड़ा सब में सुंदर तकिए, तीन तकियों साथ भराए के बैठे एक गिली ले। दो थंबों के बीच में कठेड़े की जो माप आई है, उसी माप के बराबर के सुंदर सुंदर तकिए सभी थंबों के बीच में आए हैं। उन तकियों के साथ लगकर सभी सुंदर साथ एक दिली के भाव से संपूर्ण गिलम पर भर भर कर बैठे हैं। भावार्थ, कठेड़े के साथ लगे हुए तकियों के सारे बैठने का जो अनुभव सुंदर साथ को होता है, वही अनुभव आगे बैठे हुए बिना तकियों वाले सुंदर साथ को भी होता है, क्योंकि वहां एक दिली है। इस चौपाई के चौथे चरण में यही बात दर्शाई गई है। क्योंकि परम धाम में एक दिली है, इसलिए जहां कहीं पे भी बैठे हो, आगे हो, तकियों के सारे हो, सबको एक जैसा ही वहां का अनुभव होता है। जिन विद बैठियां बीच में या ही विद गिरदवाए, तरफ चारों लग कठेड़े बीच बैठा साथ भराए। जिस प्रकार सखियां सिंहासन के पास बीच में बैठी हुई हैं, उसी प्रकार कठेड़े के साथ लगकर चारों ओर बैठी हुई हैं। सारा सुंदर साथ कठेड़े और सिंहासन के बीच की जगह में भरकर बैठा हुआ है। इस चौपाई के चौथे चरण से ये भाव निकलता है कि सुंदर साथ अनार के दानों की तरह इस प्रकार बैठा है कि उसमें कहीं भी आने जाने की कोई जगह नहीं है। प्रणाम। अभी सुंदर साथ जी को इस बात में अब कोई बात नहीं रह गई है कि अगर पूरी जगह भरी हुई है तो हम अपनी आत्मा से जब राज्य का दर्शन करने जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। सुंदर साथ जी को अभी ये बात एकदम क्लियर हो गई है। पहले भी मूल मिलावे में ये वाली बात आ गई थी, जो सागर पहला था नूर का, और एक बार किसी ने प्रश्न भी कर लिया था बीच में, उससे भी ये बात क्लियर हो गई थी कि हम जब आत्मिक स्वरूप से जाते हैं तो हमें किसी भी जगह की जरूरत नहीं होती है। आत्मा एक नजर होती है, नजर को जो है जगह की जरूरत नहीं होती है। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे ही चबूतरा दिखाई देता है, उसके बावजूद भी हम राज्य के पास पहुंच जाते हैं अपनी नजर के माध्यम से। तो हमने अपनी परात्म का श्रृंगार किया होता है तो भी हमें वैसे ही जगह मिल जाती है और हमें किसी भी तरह की कोई अड़चन नहीं आती है। तो सुंदर साथ जी चबूतरे को ऐसे ही देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें जगह हमारे लिए है या नहीं है। उन्हीं सखियों के बीच में हम भी बैठे हैं और राज्य से हमारी आत्मा जो है, नजर जो है, हमारा दिल जो है कनेक्ट हो जाता है और हम राज्य से हर तरह की बात कर सकते हैं। उनके श्रृंगार को हम देख भी सकते हैं और सखियों के श्रृंगार को भी देख सकते हैं।
एक मिनट, एक हाँ बार। जी, हाँ जी। वो जैसे कह रहे ना, पीछे तकिए लगे हैं कठेड़े के साथ, ठीक है। जो आगे वाली सखियां भी बैठी है ना, मतलब मेरे को ऐसे अनुभव लग आता है, मेरे मन में आता है भाई, जैसे बैठे हम गद्दे पे, यहाँ पे भी तो हमारे इतने सॉफ्ट गद्दे होते हैं कि वो बीच में दब जाते हैं, और जो बैक गिलम होगी वो अपने आप ही मतलब वो बना, चेतन है ना, वो भी तो इतना आत्म स्वरूप है, इतना उसको भी प्यार आता है कि वो खुद ही पीछे पीठ बना देती होगी उसकी सपोर्ट देने के लिए। क्या पीछे बना देती होगी? मैं बात नहीं समझी आपकी। जैसे हम गद्दे पे बैठते हैं, कई बार कितने सॉफ्ट गद्दे होते हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मैं देखती हूँ आता ही बेस है, तो उसमें बैठो ना तो बीच में दब जाते हैं। तो मेरे मन में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से भाव आया कि वो जो जब बैठते हैं ना तो पीछे से वो उठा रहता है गद्दा ही, तो वो ही कठेड़े का काम, मतलब पिल्लों का काम कर देता होगा। मेरे मन में ऐसा भाव आया, अभी वो भी कठेड़ा इतने प्यार से पीठ को यहाँ से पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी आत्म स्वरूप है ना। लेकिन तकिए लगे हुए हैं दीदी, क्योंकि वर्णन में तकिए आ रहे हैं। वो तो सब कुछ वहां पे तकिए, सॉफ्ट है, कठेड़ा भी सॉफ्ट है। अगर सखिया कठेड़े के साथ बैठ जाएगी तो भी तकिए के जैसा ही फीलिंग आएगी। लेकिन वर्णन में तकिए आए हाँ हैं, नहीं, तकिए लगे हुए हैं अच्छा सभी जगह पे। सभी जगह। पीछे कठेड़े के साथ सब जगह तकिए लगे हुए हैं। हाँ ठीक है। और तकियों का एहसास वो कह रहे हैं जैसे कि आप सोचेंगे तो सिर्फ पीछे वाली सखिया ही तकिए के साथ बैठ सकती है। जो आगे को बैठी है राज्य के चरणों के पास, वो तकिए का उनको एहसास नहीं होगा। लेकिन वाणी में क्योंकि सब आत्म स्वरूप है, जो एक सखी को सुख मिलता है वही सब सखियों को मिलता है, वही भाव यहाँ पे दर्शाया गया है कि आगे वाली सखियों को भी तकिए का एहसास मिलता है, और जो पीछे तकिए के साथ बैठी है उनको चरणों का एहसास मिलता है। जो राज्य के चरणों के करीब बैठी है, अब कहीं ऐसा एहसास तो नहीं हो सकता वहां पे कि पीछे वाली सखियां कठेड़े का आराम ले रही हैं तो वो राज्य के चरणों से दूर हो गई हैं। तो वो राज्य के चरणों के करीब भी है और कठेड़े का भी आराम है, वैसे ही आगे वाली सखियां भी राज्य के चरणों के करीब है और उनको कठेड़े का भी आराम है। तो वहां पे हर सखी को एक जैसा सुख प्राप्त होता है, चाहे वो आगे बैठी हो चाहे वो पीछे बैठी हो। ये वाला भाव इन चौपाइयों में दर्शाया जा रहा है कि किसी को वहां पर किसी भी तरह की कमी नहीं है कि आगे वाली सखी चरणों के पास है तो उसको तकियों की कमी है, या पीछे जो सखियां तकियों के साथ बैठी है उनको राज्य के चरणों के करीब होने की कमी है। वहां पर कमी किसी को नहीं है, सभी एक जैसे समान भाव में है। हाँ, ठीक है, चरण तो सभी के नहीं पकड़े हुए हैं। चरण सबने पकड़े हुए हैं, चाहे वो आगे है चाहे पीछे है। ये आगे पीछे भी यहाँ की भाषा में कहा जाता है सुंदर सा जी, परम नाम में कुछ भी आगे पीछे नहीं है। हाँ, सब सब आगे ही आगे है। वह सब आगे आगे, एक ईश्वरवाद है, एक ही बात है। ये आगे पीछे द्वैत का भाव जो है ना, वो यहाँ से हमारे दिलों में आ जाता है कि जो पीछे बैठी है कठेड़े के साथ वो पीछे हो गई। वो बुद्धि वैसे ही चलती है असल में हम लोगों की, ये काल माया के ब्रह्मांड के हिसाब से बुद्धि चलती है, तो वो इतना ब्राइट नहीं सोच सकती कि वहां पे पीछे का मतलब पीछे नहीं होता, आगे का मतलब आगे नहीं होता, सब सब भाव होता है वहां पे। तो अनार के दानों का मतलब, अनार के दानों में अब जब ये वाला भाव दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया, तो अनार के दानों में आप किस अनार के दाने को आगे कहोगे, किस अनार के दाने को पीछे कहोगे? पूरा अनार ही होता है सिमटे सुंदर हुए सा, हैं। उसमें किसी भी दाने को आगे किसी भी दाने को पीछे नहीं कहा जा सकता। कह सकते हैं हम लोग क्या? ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, आपने बताया। यहाँ के भावों से ऐसे ही आ जाता है ना कई बार, तभी तो हाँ इंद्रावती जी बार बार कहते हैं कि ये हाँ शब्दातीत है, शब्द लिख पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का जीव फिर कई बार यहाँ से ही सोचने लग जाता है ना, यही से ही सोचेगा, तभी हाँ यहाँ से सोचेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना धीरे धीरे। हाँ। तभी तो उन्होंने अनार के दानों का एग्जाम्पल दिया हमें कि अनार के दाने ना तो आगे कहे जा सकते ना उनको पीछे कहे। किस अनार के दाने को हम आगे कहेंगे, किसको पीछे कहेंगे? वो तो जुड़े हुए हैं, स्किन के साथ जुड़े रहते। जो अनार का जो बीच का स्किन है उसके साथ हर दाना जुड़ा हुआ है। अब उसमें से किसी भी दाने को आगे किसी भी दाने को पीछे नहीं कह सकते। ऐसे ही ये भाव से सुंदर साथ जी हमें मूल मिलावे में जाना है। कोई भी सखी आगे कोई भी पीछे नहीं है,
ये सिर्फ यहाँ की बुद्धि से हम ऐसा समझ पाते हैं। तो वर्णन भी इंद्रावती क्या करें, हमारी बुद्धि में आने के लिए वैसा ही कर देती हैं, लेकिन वो उदाहरण बिल्कुल सही दे रही है कि अनार के दानों की तरह है। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। आगे है ना दाढ़ी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं प्रतिभा दीदी आप? दाढ़ी की कलियों की तरह, जैसे कि एक के बीच में जगह नहीं, वो आपका अद्वैत भाव दर्शाने के लिए कि हाँ। एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बस सब हाँ। कुछ एक दिली है, ये दर्शाने के लिए बताया गया है। बिल्कुल सही। वहाँ अनंत है, अद्वैत है। हाँ। प्रणाम। 12,000 सखियां थोड़ी है जिनको काउंटिंग में बिठा लेंगे आगे से पीछे, वहां तो अनंत सखियां राज्य के मन के स्वरूप में जितने मर्जी हैं, तो उनको कैसे आप किसी काउंटिंग में डालें या किसी हारों में डालें, डाल ही नहीं सकते। अनार के दाने भी जब हम छीलते हैं तो सुंदर साथी कब गिनते हैं, हम गिन ही नहीं पाते हैं। अनार तो अनार ही होता है, छील देते हैं, खा लेते हैं, तो हम लोग उसकी भी गिनती नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है छोटे बड़े सब मिला के पता नहीं कितने दाने हैं, कितने एक अनार में निकले हैं, तो नहीं गिन पाते हैं। ऐसे ही परम धाम की सखियों का भी कोई काउंटिंग नहीं है, हमारी बुद्धि में आने के लिए 12,000 इंद्रावती बार बार कहती है, वरना अनंत सखियां हैं वहां पर परम धाम में। और इतना रस होता है उनमें, वही है वहां पे आगे इश्क इश्क प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जैसे यहाँ 3 कतार में, तो यहाँ का आने के बाद हुई होगी ना 3 कतार में, कि मतलब जो पहले तो सात्विक गई, फिर राजसी गई, फिर तामसी गई, जो यहाँ से जाएंगे जागृत होंगी 3 लाइन तो तब बढ़ेंगी। वहां पर तो एक ही समान है, ना तामसी है ना राजसी है ना सात्विक है, वहां पर तो लाइन है। वो जिस जीव पर यहाँ पर आकर बैठी, वो उसी उसी जीव से वो होगी ना, तो इस यहीं पर तो कहीं गई सातवीं तामसी राजसी, वहां पर तो ये है ही नहीं। और रही बात दबने की, अब की कहते हैं कि भाई जैसे किलम उठ हुई है, उसके ऊपर हम बैठ गए तो दब गई, तो हमारा स्थूल तन है, जब हम उस पे बैठते हैं तो दब जाता है। वहां पर तो स्थूल तन है ही नहीं, वहां पर तो जैसे कमल खिलता है, कमल के ऊपर ऐसे ही विराजमान हो जाती है। परमात्मा आत्मा है, जैसे परमात्मा है वही ऐसे ही आत्मा है, जैसे सूर्य है तो उसकी किरणें भी तो ऐसी है, वहां पर तो दबने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे सही। विचार ये बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो अपने सोच विचार और अपने भावों को थोड़ा सा गहराई तक ले जाना होता है सुंदर साथी, तो ये सारी बातें जो है हम लोग एकदम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि क्या मतलब होता है आगे का, क्या मतलब होता है पीछे का, क्या मतलब है कटेड़े का, तकियों का क्या मतलब है, राज्य के चरणों का, और गिलम का क्या मतलब है, चंद्रमा का क्या मतलब है, सब आत्म स्वरूप है सुंदर सा जी। सबको राजी ही जान के अगर आप देखेंगे तो सारे भाव अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ भी देखो, अगर स्थूल तन से अलग हो जाओगे, सूक्ष्म तन है हमारा, तो ऐसे भी जैसे हमें कोई दिखाई देंगे, हमारे तन पे दरवाजे बंद है तो और कहीं कहीं भी दिखाई दे जाएंगे, जैसे हमें कोई भी आत्मा दिखाई दे या अपने घर वाले बड़े कोई दिखाई दे बाद में स्थूल तन से छूटने के बाद, या कोई भी देवी देवता दिखाई दे, तो वो तक भी उनके भी सूक्ष्म शरीर है। तो जो दबाव पड़ता है हमारे स्थूल तन से ही तो पड़ता है, भारी तन यही तो है हमारा। अगर ध्यान में बैठते हैं तब भी हमारा सूक्ष्म चेतन ही तो जाता है, उससे भी कोई भार नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। जी। किरना उठे नई नई सिंहासन की जोत, कई तरंग इन जोत के नूर नगों से होत। नूरमयी सिंहासन की ज्योति से नई नई किरणें उठ रही हैं। सिंहासन में जड़े हुए नूरमयी नगों से ज्योति की अनेकों प्रकार की तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं। पाइये इन तख्त के उत्तम रंग कंचन, 6 डांडे 6 पहियों पर अति सुंदर सिंहासन।
इस सिंहासन के पाए बहुत ही श्रेष्ठ कंचन रंग के आए हैं। 6 डांडों और 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन स्थित है। बावत सिंहासन में 3 पाए आगे और 3 पीछे आए हैं। इन्हीं पायों के ऊपर डांडों की शोभा है, जिनसे जुड़कर संपूर्ण सिंहासन की बनावट आई है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस सिंहासन, उसके ऊपर जो सिंहासन रखा है उसके 3 पाए और 3 डांडे हैं। 3 पाए कैसे, देखिए कोने वाले तो 2 हैं ही हैं, एक मध्य में भी है। तो इस प्रकार से 3 सामने हैं, 3 पीछे हैं, इनके ऊपर डांडे भी 3 ही 3 है, तो 6 डांडे हैं, इनके ऊपर कलश भी ऐसे करके 3 सामने और 3 पीछे 6 हैं। और बीच के 2 कलश बड़े हैं, जो राजी श्यामा जी के सर के ऊपर जो बड़े वाले कलश है वो अलग है। तो इस प्रकार से सारी शोभा है मिलाकर जो है वो 8 कलश हो जाते हैं। अभी इन सबका वर्णन आगे आएगा। यहीं पे समाप्त करते हैं सुंदर साथ जी, आगे की चौपाई अगली बैठक में पढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।